दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी जी का आदर्श राज्य या राम राज्य। इसमें हम जानेंगे गांधी जी के विचारों में आदर्श समाज या राम राज्य क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी करने वाले स्नातक, परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं यंग इंडिया में गांधी जी ने राम राज्य को व्याख्यायित करते हुए क्या लिखा है। गांधी जी कहते हैं कि राम राज्य से मेरा अर्थ हिंदू राज्य नहीं है। राम राज्य से मेरा मतलब ईश्वर का राज्य या भगवान का राज है। मेरी कल्पना कि राम कभी इस धरती पर रहे हों या नहीं, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह एक ऐसे सच्चे लोकतंत्र का है जहां सबसे कमजोर नागरिक भी बिना किसी लंबी और महंगी प्रक्रिया के जल्द से जल्द न्याय मिलने के प्रति आश्वस्त हो। मेरे सपनों का राम राज्य राजा और रंक को बराबर का अधिकार देगा। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही गांधी जी द्वारा आदर्श राज्य या राम राज्य का चित्रण किया गया है। राम राज्य शब्द का प्रयोग थोड़ा सा भ्रामक हो सकता है क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ होगा राजा रामचंद्र का राज्य, लेकिन राजा रामचंद्र के समय और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ गया है और एक लंबा कालखंड व्यतीत हो गया है। इस कारण राम राज्य आज की स्थिति में व्यवहारिक नहीं हो सकता है और गांधी जी भी इस बात को जानते थे। गांधी जी के द्वारा राम राज्य शब्द का प्रयोग आप समझ सकते हैं कि भावनावश अलंकारिक अर्थ में किया गया है, शाब्दिक अर्थ में नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि गांधी जी का जो राम राज्य है वो किसी धर्म या संकीर्णता से बंधा हुआ नहीं है। इसका जो अर्थ है या निहितार्थ है बहुत व्यापक है। गांधी जी का आदर्श राज्य या राम राज्य किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ा था, बल्कि ये नैतिक मूल्यों, न्याय, समानता, सत्य और अहिंसा से जुड़ा था, जो सबसे हाशिए या किनारे पर पड़े लोगों को भी मुख्य धारा में शामिल करने से जुड़ा हुआ था। अब आइए जानते हैं गांधी जी के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, यानी गांधी जी ने जो राम राज्य की कल्पना की है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो गांधी जी के आदर्श राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी वो था अहिंसात्मक राज्य। देखिए, आप जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने एक अहिंसा आधारित समाज या अहिंसात्मक समाज की कल्पना की है और वो अपने आदर्श राज्य यानी राम राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते थे। गांधी जी का जो ये आदर्श समाज था, इसमें उनका मानना था कि राज्य का अस्तित्व रहेगा। वैसे तो गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। वो किसी भी तरीके से राज्य द्वारा व्यक्तियों पर बल प्रयोग या जो भी राज्य की शक्तियां हैं उनके प्रयोग के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें राज्य का अस्तित्व रहेगा। पुलिस, जेल, सेना, न्यायालय, शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी यह अहिंसक समाज इस दृष्टि से है क्योंकि इसमें जो सत्ता है उसका प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। तो राज्य का जो प्रयोग है या राज्य की सत्ता का प्रयोग जो है ये जनता को उत्पीड़न करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए होगा और यही गांधी जी के अहिंसात्मक राज्य का तात्पर्य है। राम राज्य की दूसरी विशेषता क्या होगी? इसमें गांधी जी ने ये माना कि राम राज्य की दूसरी विशेषता ये है कि शासन का जो स्वरूप होगा वो लोकतांत्रिक प्रकार का होगा या शासन का लोकतांत्रिक प्रकार या स्वरूप इस राम राज्य की मुख्य विशेषता होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का जो रूप है वो पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। जनता को क्या क्या अधिकार होंगे आप जान लीजिए। जनता को एक तो मत देने का अधिकार होगा और साथ ही साथ जनता सक्रिय रूप से शासन व्यवस्था के संचालन में भाग लेगी।
सक्रिय रूप से शासन संचालन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और सभी लोग लोकतांत्रिक रूप में या लोकतांत्रिक स्तर पर इसमें सभी की भूमिका होगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। जनता के प्रति उत्तरदायी का मतलब ये कि जनता ने जो है शासन का चयन किया है, शासन का चुनाव किया है और वो शासन जनता के हितों और उसके कल्याण पर आधारित होगी। गांधी जी के राम राज्य की तीसरी विशेषता क्या है, ये आप सभी ने पढ़ा भी है, विकेंद्रीकृत सत्ता। विकेंद्रीकृत सत्ता यानी डिसेंट्रलाइज्ड जो शासन का स्वरूप होगा वो विकेंद्रीकृत होगा। गांधी जी के राम राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रीकृत सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन प्रकार के स्वतंत्र और स्वावलंबी, देखिए गांधी जी के जो विकेंद्रीकृत सत्ता थी, स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्रामों के स्थापना के पक्षधर थे। इसका आधार जो है ये ग्राम पंचायतें होंगी और विकेंद्रीकरण को अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का ये कहना था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन गाँवों में जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, जिससे कि सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहें। इस प्रकार की व्यवस्था से गांव में स्वशासन और स्वावलंबन और स्वशासन की भावना का विकास होगा। तो गांधी जी गांवों को स्वशासन के केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे, ताकि जो ग्रामीण समुदाय है, जो तृणमूल लोकतंत्र जिसको कहा जाए कि जो सबसे हमारा आधारिक लोकतंत्र है, वहाँ पर जो है स्वशासन और स्वावलंबन की भावना का विकास हो। ये विकेंद्रीकरण गांधी जी न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी लागू करना चाहते थे। तो राम राज्य की जो चौथी विशेषता है वो हम आर्थिक विकेंद्रीकरण या आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को ला सकते हैं। गांधी जी के आदर्श समाज में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया और गांधी जी आप जानते हैं कि विशाल और भारी उद्योगों के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी विशाल और भारी उद्योग के पक्षधर नहीं रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने कुटीर उद्योगों पर बल दिया है और हस्तनिर्मित जो उत्पाद हैं उनके निर्माण पर बल दिया है। उनका कहना है कि मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जा सकेगा और हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पादित करेगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पादित करेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि गांव में रोजगार यानी सभी लोगों के पास काम होगा और जो है उनकी आवश्यकता की चीज़ें सभी गांव में ही मिल जाएंगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वामी होगा और इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा है, दो चीज़ें हैं, आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत होगा। आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत होगा। ये गांधी जी के आर्थिक विकेंद्रीकरण की विशेषता है। अगली जो विशेषता है राम राज्य की वो ये है नागरिकों के अधिकार। नागरिक अधिकारों की व्यवस्था। आप जानते हैं कोई भी शासन या समाज जो होता है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता और अन्य नागरिक अधिकारों की व्यवस्था करता है और इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का और समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सबसे महत्वपूर्ण सभी व्यक्तियों के विकास के अधिकार इसमें प्राप्त होंगे, तभी राम राज्य की कल्पना सार्थक हो सकेगी।
छठी विशेषता ये है कि इसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व रहेगा। निजी संपत्ति का अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन निजी संपत्ति का अस्तित्व जो है रहेगा, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या कहा है गांधी जी ने, कि जो संपत्ति के स्वामी होंगे, संपत्ति के स्वामी वो अपने संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के हित और कल्याण के लिए करेंगे। संपत्ति के स्वामी संपत्ति का प्रयोग जो है, संपत्ति का प्रयोग समाज के हित और कल्याण के लिए करेंगे, अपने निजी स्वार्थ या हित के लिए नहीं। और वो ये समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज है और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी घोषित या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। और यहीं से गांधी जी के न्यासिता के सिद्धांत का भी प्रस्फुटन या जो है यहाँ से उत्पन्न होता है, गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। राम राज्य की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है श्रम की अनिवार्यता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम की अनिवार्यता, ये गांधी जी के राम राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। गांधी जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के अपने आजीविका और भरण पोषण के लिए सभी को मेहनत करना पड़ेगा या सभी को श्रम करना पड़ेगा, और ये श्रम जो है अनिवार्य रूप से होगा। कोई किसी पर आश्रित नहीं रहेगा, कोई बैठ कर नहीं खा सकता है। ये इस धारणा का मूल मंतव्य है। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की न तो कमाई हड़प सकेगा, और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ समय के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों के द्वारा शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। जैसे आप जानिए कुछ व्यक्ति बैठे रहते हैं, अन्य उसके लिए काम करते हैं, लेकिन वास्तविक समानता तभी आ सकती है जब सभी व्यक्तियों के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। प्राचीन काल की तरह वो समाज में 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ग वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा। इनको सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे और ऊंच नीच का कोई भेदभाव इनके बीच नहीं होगा। इसके अलावा जो उस समय की हमारे समाज की एक विशिष्ट बुराई थी जिसको कहा जाए अस्पृश्यता या छुआछूत, तो गांधी जी के राम राज्य में अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी इसका कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी छुआछूत को सामाजिक कलंक या सामाजिक बुराई मानते थे, सामाजिक कलंक, और वो उसे किसी रूप में अपनाने के पक्षधर नहीं थे। उनका कहना था कि जो आदर्श समाज है इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि सभी मानव ईश्वर की संतान हैं और सभी मानव बराबर हैं। इसमें ऊंच नीच और छुआछूत जैसे जो सामाजिक बुराई है उसका कोई स्थान नहीं होगा। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा चित्रित राम राज्य में मुख्य विशेषता इसका धर्मनिरपेक्ष होना है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता गांधी जी के राम राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है, और इसमें किसी भी जो है विशेष धर्म को, राज्य में किसी विशेष धर्म को आश्रय नहीं प्राप्त होगा और न ही राज्य का संरक्षण ही प्राप्त होगा किसी विशेष धर्म को। सभी धर्मों का समान आदर और उनके जो है सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। और आप जान लीजिए कि इसमें जो है सभी धर्म समान होंगे और उनके अनुयायियों को समान सुविधाएं दी जाएंगी। किसी भी धर्म को न तो ऊंचा किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, और न किसी धर्म को जो है नीचे किया जाएगा।
गांधी जी के आदर्श राज्य की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे गौवध निषेध। गौवध निषेध इनके आदर्श राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि भारत में धार्मिक आर्थिक दोनों दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत आवश्यक माना गया है। गांधी जी का कहना था कि गौ हत्या निषेध पूरे कानून की तरह लागू किया जाएगा, और साथ ही मद्य निषेध या शराबबंदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद्य और अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्तियों के चारित्रिक पतन का कारण होता है, और उनके आदर्श समाज में मादक वस्तुओं का न तो उत्पादन होगा और न ही बिक्री होगी। एक और महत्वपूर्ण विशेषता देखिए गांधी जी के आदर्श राज्य की, वो ये है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उस समय का, जो गांधी जी के समय का जो हमारा तत्कालीन समाज था, वहाँ शिक्षा का स्तर निम्न था। गांधी जी ने आदर्श समाज में गांव-गांव मोहल्ले में बुनियादी ढंग से स्वावलंबी पाठशालाएं स्थापित करने का जो है कार्यक्रम रखा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसका कारण ये है कि निःशुल्क शिक्षा होने से सभी लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग आगे पढ़ना चाहेंगे वो आगे पढ़ेंगे, और जो कुछ लोग अपना कार्य करना चाहेंगे उनके लिए भी वो शिक्षा महत्वपूर्ण होगी। गांधी जी के आदर्श राज्य की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम या जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रियता की नीति है। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे। इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर स्थापित रहेगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सहयोग का जो है सूत्रपात करेगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने गांधी जी का राम राज्य या गांधी जी का आदर्श राज्य राम राज्य क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका दायरा क्या है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने पढ़ा है। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।